नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आते हैं कुछ नया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं आपके लिए। आज की इस व्याख्यान में हम लेकर आए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इससे पहले हमने इसकी भूमिका और तत्कालीन संस्करण के बारे में पढ़ लिया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हम पढ़ रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तक, है ना। तो आइए जानते हैं। प्रथम आख्यान हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पुस्तक यहीं से शुरू है आपकी। इसको संवाद प्रक्रिया की तरह लिखा है उन्होंने, निबंध प्रक्रिया की तरह लिखा है आचार्य द्विवेदी जी ने। देखिए मित्रों, मैं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिसने मुझे हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य रूपों के उद्भव और विकास की कहानी कहने का अवसर दिया। यह काल नाना दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के इतिहास में इतने विरोध और स्वत्व व्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते हैं। श्री हर्ष के नैषध चरित्र के अलंकृत श्लोकों के साथ हेमचंद के व्याकरण में आए हुए अपभ्रंश के दोहों की तुलना करने से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्य का उद्भव इसी काल में हुआ, और दूसरी तरफ निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया, जो आगे चलकर हम विस्तार पूर्वक इन्हीं बातों की चर्चा करने का अवसर पाएंगे। संक्षेप में इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है, इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर हम एक तरफ देखें तो यहाँ पर संस्कृत से संबंधित रचनाएं भी मिलती है हमको। मतलब जो है काव्य शास्त्र परिपूर्ण रूप से अपने परिपाक्व था, है ना। अलंकार शास्त्र वगैरह सब इसी में थे। और दूसरी ओर हम देखेंगे तो अपभ्रंश की जो रचनाएं थी, जो बिल्कुल ही देसी भाषा में थी। अपभ्रंश और अभट्ट देसी, बिल्कुल देसी भाषा थी, ठीक है। थोड़ा बीच में खुसरो साहब भी आदिकाल में माने जाते हैं, ठीक है। और नाथों की जो भाषा थी, उससे पहले की जो सिद्धों की भाषा थी, वो भी थोड़ा अजीब सी थी। सिद्धों की भाषा, जैनों की भाषा अपने आप में ही एक अलग थी, देव आदि की भाषा। तो अलग अलग रूपों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। संस्कृत काव्य जिन्हों में काव्य शास्त्र की बातें की गई है, खुसरो के बिल्कुल सीधी खड़ी बोली देसी होती है। आपको देसी भाषा विद्यापति के रूप में मिलेगी। अपभ्रंश कवि जो जैन कवि आदि हैं उनमें सब मिलेगा। सिद्ध साहित्य की अलग भाषा है। जैन साहित्य का जो नाथ फागु परंपरा, ये सब अलग अलग हैं। तो इसमें कम से कम आपको 10-12 प्रवृत्तियाँ देखने को मिल जाएगी। तो वही कह रहे हैं हमारे कवि कि अलग अलग प्रवृत्तियाँ हमको मिलेगी, और उनको हम कैसे जानेंगे, इस बात को हम पूरी पुस्तक में समझेंगे, है ना। यहाँ देखिए, हर्षचरित का भी लिया है इन्होंने उदाहरण, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा आगे जा कर के अपभ्रंश के साहित्य का उदाहरण लिया है। धर्म और दर्शन की बात इन्होंने करी है। तो ये कह कर के वो यहाँ पर हमें इस चर्चा में आगे बढ़ाते हैं कि ये अत्यंत
दुविधाओं का काल भी है और अत्यंत हर्ष और आश्चर्य का काल है, क्योंकि यहाँ पर अनेक विभिन्नताएं मिलती है। तो जैसे आप जानते हैं हमारे देश में विविधता में एकता उसकी पहचान है, वैसे ही विविधता में एकता ही हमारे देश के साहित्य की पहचान भी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि साहित्य के इस काल की कहानी को नष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, तथापि उसका चेहरा अब भी स्पष्ट ही रहा। पिछले 20-25 वर्षों में इस साहित्य के वास्तविक रूप का अंदाज़ा लगाने में सहायता करने योग्य बहुत सी नई सामग्री प्रकाशित हुई और अब आशा है कि जानी चाहिए। हमारे साहित्य का रूप अधिक साफ और सुदृढ़ हो सकेगा। इस विषय पर मैंने कुछ थोड़ा सोचा समझा और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ तक लेखक का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हमारे सामने हो रहा है। ठीक है, यहाँ के आगे जो हम पढ़ेंगे वो इस काव्य की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज से कोई 68 वर्ष पूर्व, 68 है लिखा हुआ है, ठीक है, 68 वर्ष पूर्व सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने प्रथम बार, ध्यान रखिए कब लिखा है ये, इन्होंने खूब दिया है प्रमाण, कब लिखना शुरू किया था। 1883 में 67 जोड़ दीजिए आप, है ना। तो कहते हैं 67 वर्ष पूर्व 1883 में शिव सिंह सेंगर ने इतिहास का एक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। इस प्रयत्न में कोई 6 वर्ष बाद सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर, बाद में सर, यानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कह रहे हैं, है ना। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में ऐसा प्रयत्न किया। उनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न एंड हिंदुस्तान। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए याद करने वाली बात है कि उन्होंने कब से कब माना प्रयास और क्या नाम पुस्तक का माना, वही माना जो सबने माना। ये दोनों पुस्तकें बहुत थोड़ी सी सामग्री के आधार पर लिखी गई। इनमें कवियों और रचनाओं के विवरण संग्रह दिए गए हैं, पर उनको किसी एक ही जीवंत प्रयास के चिन्ह रूप में देखने का प्रयत्न नहीं था। उन दिनों यह बात संभव ही नहीं थी, है ना। कह रहे हैं कि ग्रियर्सन साहब ने और आपके जो सेंगर हैं उन्होंने प्रयास किया सबसे पहले आपका ये अध्ययन और लेखन का, किसको, साहित्य को, ठीक है, हिंदी साहित्य को। कहने का अर्थ हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले आपका ग्रियर्सन साहब को माना है इन्होंने कि ग्रियर्सन साहब ने सही तरीके से किया है। उससे पहले जो है आपके सेंगर जी ने किया था। इन्होंने गारसा दत्तासी की बात तो करी ही नहीं। आगे देखिए, इस्ततो विक्षिप्त संयोगलब्ध पुस्तकों और सूचनाओं के आधार पर विचार प्रवाह की एवरल और एविक्शन विचारधारा को खोज निकालना संभव नहीं था। अपने उत्कृष्ट रूप में वह अटकल की बात होती और निष्कृष्ट रूप में गलत नतीजे तक ले जाने वाली। स्वर्गीय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन पुस्तकों को कविवृत्त संग्रह कहकर इनका बहुत ठीक परिचय दिया था। ध्यान रखिए, रामचंद्र शुक्ल से द्विवेदी जी कहाँ पर सहमत है कि जो पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास थी उनको कविवृत्त संग्रह कहा है, बड़ा कविवृत्त संग्रह, छोटा कविवृत्त संग्रह, उन पे सहमत हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मित्रों, आपको सूचना दे दें कि हमारे दूसरे वाले चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त से तथ्यात्मक पढ़ाया जा रहा है, वो जो आपकी परीक्षा में आता है। तो उस इतिहास में ये सब बातें आपको चर्चा में दी जाएगी। ईस्वी सन
कि 19वीं शताब्दी के बाद काशी की सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारणी सभा ने पुराने हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया और थोड़े ही दिनों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ग्रंथों का पता लगा लिया। सभा की खोज रिपोर्टों के आधार पर मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद नामक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो अपनी समस्त त्रुटियों और खामियों के बावजूद अत्यंत उपादेय यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी कविवृत संग्रह ही है। यहाँ तक कविवृत संग्रह ही मानते हैं वो ना, ये ध्यान रखिए। उन्होंने कब से कब तक माना समय मिश्र बंधु विनोद का। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का सचमुच ही क्रमबद्ध इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी में बाद में यह कुछ परिवर्धन के पुस्तकार प्रकाशित हुआ। शुक्ल के प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई दिया। पहली बार जीवन मानव विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ा। त्रुटियां इसमें भी है। वृत्त संग्रह की परंपरा उसमें समास नहीं हुई और साहित्य को मानव समाज के सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति के रूप में न देखकर केवल शिक्षित समझी जाने वाली जनता की प्रवृत्तियों के परिवर्तन विवर्तन के निर्देश के रूप में देखा गया। शुक्ल जी की यह विशेष दृष्टि थी और इस दृष्टि भंगिमा के कारण उनके इतिहास से भी विशिष्टता आ गई। जिन दिनों उन्होंने इतिहास लिखने का कार्य शुरू किया था, उन दिनों अनुभव करने लगे थे कविवृत संग्रहों से काम नहीं चल सकता। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उनमें सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनको द्विवेदी जी ने माना है सच्चे इतिहासकार, उन्हीं के ग्रंथ को सच्चा इतिहास माना है। लेकिन उन्होंने क्लियर कहा है कि उनमें भी कुछ बुराइयां ज़रूर है, लेकिन सच्चे अर्थों में इतिहास वो है ना। आगे देखिए, उनकी दृष्टि यहाँ से देखिए इस प्रकार 1929 में पहली बार शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों के अनुसार होने वाला परिवर्तन के आधार पर साहित्य रचनाओं का काल विभाजन का प्रयास किया गया। उनकी दृष्टि व्यापक थी। उन्होंने अपने इतिहास के पुस्तक रूप में प्रकाशित प्रथम संस्करण में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश रचनाओं को भी ग्रहण किया, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई भाषा कवियों के नाम गिनाती चली आई है, जो अपभ्रंश जैसे कुमार पाल चरित, सारंगधर कृत, मीर रासो, इनमें पूर्व ही प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका के नवीन संस्करण भाग 2 में बहुत जोर देकर बताना चाहा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही कहना चाहिए। उनका निबंध अब नागरी प्रचारणी सभा की ओर से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गया। गुलेरी जी ने तत्काल प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का बड़ा सुंदर विवेचन किया, परंतु विधान रूप से हेमचंद के व्याकरण में उदाहरण रूप में आए हुए दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि तथा कुमारपाल प्रतिबोध के संग्रहित दोहों का उल्लेख किया। इन पुस्तकों के बाहर बहुत कम गए सारंगधर पद्धति से प्राप्त हुए कुछ अपभ्रंश वाक्यों का उल्लेख उन्होंने अवश्य किया। उन दिनों अपभ्रंश
की थोड़ी बहुत ही रचनाएं उपलब्ध थी। वस्तुतः गुलेरी जी का स्वर्गवास अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होने लगी स्वर्गवास होने के बाद, है ना। हिंदी साहित्य का यह अत्यंत भयंकर दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि गुलेरी जी जैसा पारखी भाषाविद और साहित्यिक अपभ्रंश की उस समस्त सामग्री को देखने का अवसर नहीं पा सका जो आज उपलब्ध है। गुलेरी जी भाषा के पारखी थे, संस्कृत, प्राकृत आदि साहित्यों के जानकार थे और सच्चे रस मर्मज्ञ थे। अत्यंत अल्प अवस्था में ही महाकाल के दरबार में बुला लिए गए। देखिए, गुलेरी जी के बारे में भी प्रशंसा के रूप में इन्होंने कुछ लाइनें कही है और वो कह रहे हैं कि जो गुलेरी जी कहते थे हिंदी को पुरानी हिंदी, तो वो पुरानी हिंदी हमारी अपभ्रंश ही है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा तो गुलेरी जी का नाम आ जाए तो ठीक है, अगर गुलेरी जी का नाम नहीं आए तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम ही करके आएंगे। किसने सहमति दी ऐसे आ जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गुलेरी जी के जीवन काल में यद्यपि अपभ्रंश साहित्य का बहुत अधिक प्रकाशन नहीं हुआ, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा और साहित्य के विषय में कुछ चर्चा ही नहीं हुई। गुलेरी जी के प्रबंध में ऐसी कई रचनाओं का संबंध में चर्चा नहीं मिलती जिनका प्रकाशन और उनके जीवन काल में हो चुका था। संभवतः उनको समय ही नहीं मिला और वे प्रबंध को आगे नहीं बढ़ा सके। बीच बीच में ही सब कुछ छोड़कर उन्हें चल देना पड़ा। शुक्ल जी ने गुलेरी जी के अध्ययन का उपयोग किया, परंतु व्यापक दृष्टि रखते हुए भी उन रचनाओं को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ जो गुलेरी जी से छूट गई। कहने का अर्थ है कि शुक्ल जी ने भी गुलेरी जी की बातों को देखा, लेकिन फिर भी काम उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था, है ना। यह तो पहले ही कहा गया है कि सन 1863 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रूपरेखा तैयार की गई। इसके कई वर्ष पूर्व 1877 ईस्वी में सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिशेल ने जर्मनी के हाल नगर में हेमचंद्राचार्य के व्याकरण का बहुत अच्छा सुसंपादित संग्रह प्रकाशित किया। आज भी यह ग्रंथ भाषा शास्त्रियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है जितना कभी भी था। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के अंत में अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने के लिए ऐसे पूरे दोहे उद्धृत किए हैं जिनमें वे पद आए हैं। पिशेल ने अन्य प्राकृतों के साथ साथ अपभ्रंश का भी विवेचन किया। बाद में केवल अपभ्रंश अंश को लेकर उन्होंने एक विस्तृत विवेचनात्मक पुस्तक लिखी। भामह और दंडी सप्तम शताब्दी यानी 7वीं शताब्दी के समय अपभ्रंश का साहित्य वर्तमान था। बाद में रुद्रट, राजशेखर, भोज आदि अलंकारिकों ने भी अपभ्रंश की चर्चा की। इसलिए यह तो प्लेस ने अनुमान ही कर लिया था कि अपभ्रंश का बहुत विपुल साहित्य देश के वर्तमान था, परंतु इस भाषा के व्याकरण के संबंध में कठिन परिश्रम के साथ पुस्तक तैयार करने के बाद भी उन्हें इस बात का दुख हुआ था कि अपभ्रंश का विपुल साहित्य खो गया। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं को खोजने में कोई बात नहीं उठा रखी। हेमचंद के व्याकरण में प्राप्त दोहों के अतिरिक्त उन्हें विक्रमोर्वशीयम, सरस्वती कंठामृण, बैतालपद सिसंती, सिंहासन द्विशंतरिका और प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में पाए जाने वाले अपभ्रंश पद्यों को तथा प्राकृत पेंगलम में उदाहरण के रूप में उद्धृत कविताओं को ढूंढ निकाला। सन 1902 में उन्होंने मोटेलियन सुर कर्नाटनिस एस अपभ्रंश नामक पुस्तक को अपने प्राकृत व्याकरण का परिशिष्ट कहकर प्रकाशित किया। इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। प्लेस अपभ्रंश के पाणिनि थे। सुप्रसिद्ध विद्वान मुनि जिनविजय ने इस पंडित की अपूर्ण कृतियों को देखकर उल्लास के साथ कहा कि यह महाविद्वान पाणिनि स्मृत आपसल नामक व्याकरण का पुनरावतार तो नहीं था। मुनि जी ने पौमचरियु नामक अपभ्रंश
काव्य की प्रस्तावना में अपभ्रंश साहित्य के प्रकाश में आने की मनोरंजक घटना का वृत्तांत दिया। सचमुच ही अपभ्रंश की रचनाओं को पाया जाने वाला हमारे देश के साहित्य इतिहास में उल्लेखित करने वाली घटना है। मेन रोड पे हो क्या आप? आगे देखिए, प्लेस नामक एक विदेशी विद्वान की चर्चा इन्होंने की है, जर्मन विद्वान की। ये बहुत विद्वान थे। जिस प्रकार इन्होंने आदर्श से गुलेरी जी माना, जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल और आपके गुलेरी जी और ग्रियर्सन तथा आपके शिव सिंह सेंगर का नाम लिया है इन्होंने, इसी प्रकार प्लेस का नाम भी लिया है। प्लेस का नाम आप बहुत कम सुनेंगे, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि किसका भी उल्लेख है साथ साथ में इसका उल्लेख है कि नहीं है प्लेस का, तो प्लेस का भी उल्लेख इन्होंने किया है। प्लेस के बाद में क्या क्या हुआ उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर ये विद्वानों का और ग्रंथों का संदर्भ देते हुए ही अपने इस ग्रंथ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना। कहने का अर्थ ये है कि ये प्रमाणात्मक रचना है और प्रमाणों के साथ में दे रहे हैं कि इस काल में कौन सी रचना प्रमाणिक मानी जानी चाहिए और वो प्रमाणिक क्यों मानी जानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि इतिहास को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से तो दिया है, लेकिन संदर्भ ग्रंथों को हाथों हाथ बताया है और संदर्भ ग्रंथों का ही विवरण इन्होंने ज़्यादातर दिया है। कहने का अर्थ है कि ये इतिहास है, साहित्य इतिहास कम लग रहा है, आपका इतिहास ज़्यादा लग रहा है ना। कहानियाँ इसमें नहीं है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कहानियाँ आपको मिलेगी, वैसे यहाँ कहानियाँ बहुत कम मिलेगी आपको। उन्होंने सिर्फ ग्रंथों का नाम दिया है समय के हिसाब से कि किस ग्रंथ में क्या बात लिखी हुई है ना, और वो वास्तव में क्या बात है, क्या सही है, क्या उसमें गलत है। यहाँ पर आपकी ये आते हैं बातें, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, स्वयंभू पावम चरियु। तो फिलहाल के सत्र में हम इतना ही जानते हैं। आगे के सत्र में हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को कहाँ से शुरू करना चाहिए और क्यों शुरू करना चाहिए, कारण क्या है, कौन सी रचना पहली रचना मानी जानी चाहिए, कौन सी रचना अपभ्रंश की पहली रचना मानी जानी चाहिए, कौन सी रचना हिंदी की पहली रचना मानी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके समक्ष द्विवेदी जी अभी क्लियर कर देंगे। इस अगले सत्र में हम वो बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।